जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 2216 किलोमीटर लंबा भारत और बांग्लादेश बॉर्डर, और अब इस बॉर्डर पर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पुश देखने के लिए मिल रहा है। इंडियन आर्मी और बीएसएफ के कोऑर्डिनेशन के साथ बॉर्डर फेंसिंग का काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल में बॉर्डर जो है, जो पूरा सेंसिटिव सेक्टर, उसमें जमीन ट्रांसफर होने के बाद फेंसिंग प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया गया है। साथ ही इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के साथ जो पूरा इसके खिलाफ ये काम हो रहा है वो भी अब पहले से ज्यादा अग्रेसिव एक्शन में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ फेंसिंग का नहीं है। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है, कौन सी वजह है कि भारत अपनी ईस्टर्न बॉर्डर को इतनी तेजी से सिक्योर कर रहा है? क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई नया सिक्योरिटी थ्रेट उभर रहा है? क्या इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट का जैसा सख्त मेजर लागू करना पड़ रहा है? और या फिर हम ये कहें कि भारत को कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं जिनकी वजह से इतनी तेजी से काम हो रहा है, जो ऑफकोर्स आम लोगों तक जिनकी पहुंच रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, उसी दौरान अमेरिका की जो डिप्लोमेट है उनकी एक्टिविटी भी जो ईस्टर्न इंडिया में वो बढ़ती नजर आ रही है। रीजनल, क्योंकि मार्को रूबियो आने वाले हैं भारत, और वो कोलकाता भी रुकेंगे, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी, इलीगल माइग्रेशन के मुद्दे में ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो क्या भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू में ये बड़ी तैयारी सिर्फ रूटीन सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, या फिर किसी बड़े चैलेंज से पहले की तैयारी? तो इस पर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के सामने कितना बड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेट है। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, डायरेक्टर जनरल क्लॉस। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार, अभिनंदन। बहुत तो धन्यवाद सर। जहाँ तक आप बांग्लादेश बॉर्डर की बात कर रही हैं, या फिर बांग्लादेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, और भी जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उनके साथ तकरीबन 4096 यानी 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। जी। अक्सर कई जगहों पे ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि हम फेंसिंग नहीं कर सकते हैं, और उसका मेजर कारण है जो रिवर वाटर बेसिन जो है वो जिस तरह जी। से जाता है, और जिस तरह से जंगल फॉर्मेशन होती है, कुछ मार्शी एरिया भी होते हैं, तो जिसकी वजह से हम फेंसिंग वहाँ लगा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे तो हमको टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन लेना पड़ता है। आदमियों की, जो हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। लेकिन कुछ जी। ऐसी जगह थी जहाँ पर कि हम फेंसिंग लगा सकते थे, और वो लग नहीं रही थी, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो जमीन नहीं दे रही थी। ऐसी कई जगह, एक 27 किलोमीटर फांसीवाड़ा का एक इलाका है, वहाँ पर नहीं था, जी। वो अभी-अभी ट्रांसफ़र हो गया है। तो जहाँ तक खतरे की बात है, ये खतरा तो मौजूद था, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से मौजूद है, काफ़ी सालों से मौजूद है। इसमें जी। एक बड़ा अड़चन थी। असम में तो ठीक चल रहा था, बट कई स्टेट्स ऐसी हैं, और उसमें वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा थी, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और उसका रीज़न ये था कि जो पॉपुलेशन है दोनों तरफ, यानी कि भारत की तरफ और बांग्लादेश की तरफ, दोनों में एक कॉमन सिमिलैरिटी है कि दोनों ही हेविली इस्लामिक पॉपुलेशन है, चाहे उस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो। तो जब ऐसी स्थिति में फेंसिंग नहीं है, तो इमिग्रेशन तो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। अब उसको रोकना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत की खुद की जनसंख्या 1 करोड़, म सॉरी 100 करोड़ 45 सॉरी 145 जी। करोड़ है। अब जी। इतनी इतनी बड़ी 1.45 बिलियन की पॉपुलेशन में और लोग जुड़ने लग जाएँ, तो भारत की आर्थिक स्थिति तो अ, ऊपर जाने के बदले पीछे जाएगी। वो एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा जो कारण है इकोनॉमिक के अलावा, वो है सिक्योरिटी का। देखिए, इस इलाके में कई ऐसी जगह हैं जो कि हमारे लिए राष्ट्रीय लेवल पर एक सिक्योरिटी रिस्क है। जैसे मैं आपको बताऊँ, चिकन नेक हो गया। अब चिकन नेक के ऊपर चुंबी वैली आती है, जो कि चाइना में है। चुंबी वैली एक तरह छुरे की तरह हमारे अंदर घुसी हुई है। छुरा समझती हैं आप? बाईं तरफ सिक्किम है, दाईं तरफ असम है, फिर भूटान है। इन दोनों के बीच में से ये आता है, और तकरीबन हमारा जो कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, कभी चिकन जी। नेक कॉरिडोर बोलते हैं, करीब 28-29 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। वो इसके ऊपर देखता है, और जी। पीछे से आपको पता है चाइना बांग्लादेश में कुछ कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर ही रहा है, भड़का रहा है। कुछ ये वाया
पाकिस्तान के आईएसआई के थ्रू करता है, और कुछ जो है ये डायरेक्ट बांग्लादेश के जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू करता है। इसको करने में आसानी क्यों है? क्योंकि जितना भी बॉर्डर पे इलेक्शन अभी अभी हुआ है, उस इलेक्शन में जो जीते हुई पार्टी है वो जमाते इस्लामी है, और जमाते इस्लामी अलॉन्ग विद द एनसीपी पार्टी जो उनके राष्ट्रीय क्षत्रिय पार्टी है, जिसने ये पूरा का पूरा रिजीम चेंज में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हालांकि इलेक्शन में उनको ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन उनका जो हार्डकोर एलिमेंट है, उसका प्रेसिडेंट ने अभी अभी कुछ दिन पहले एंटी इंडिया एक स्टेटमेंट भी दी थी। ये लोग जो है इमिग्रेशन के अलावा हमारे देश के अंदर टेररिज्म, आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उनको भी एक तरह से हवा दे रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि मुनीर ने बोला था कि इस बार हमला पूरब से होगा। अब ये सारी चीजों को अगर कोई ऐसा ही देश होगा जो इन सब चीजों को जोड़ करके एक सिक्योरिटी थ्रेट का एक असेसमेंट ना करे, तो भारत तो एक सुलझा हुआ देश है, काफी दिनों से स्टेबल देश है। भारत जितनी स्टेबिलिटी शायद इस रीजन में किसी भी देश में नहीं है। आप नाम ले लीजिए, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, जो कोई भी हो, जितनी स्टेबिलिटी भारत में है उतनी स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। तो हमारा तो एक नेचुरल असेसमेंट था कि ये इलाका जो है सेंसिटिवली इतना हाई है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, कि ये भी एक विचार लाया जा रहा है कि इसको हम यूनियन टेरिटरी बना दें। ये पूरा का पूरा जो ये कॉरिडोर है नॉर्थ बंगाल का, इसको हम एक यूनियन टेरिटरी बना दें कि ये कभी स्टेट के नीचे आया ही नहीं। इतनी ज्यादा थ्रेट है इस तरफ से, क्योंकि हमारा जो नंबर 1 एडवर्सरी है मिलिट्री डोमेन में, ट्रेड व्रेड की बात मत करिए, लोग हमको इधर उधर भटकाते हैं, अरे हमारी इतनी ट्रेड है, तो हमारी सभी के साथ है, लेकिन हमको तो वो भी देखना है ना कि बाकी डोमेन में क्या कर रहा है, बाकी क्षेत्र में उसकी क्या मंशा है। तो यहाँ की जो उसकी मंशा है बड़ी क्लियर है। उसने चुंबी वैली को भूटान की तरफ एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। भाई क्यों कर रहे हो तुम? दूसरा देश है, दूसरे देश के अंदर क्यों घुस रहे हो? जहां उनका मन करता बोलते ये हमारी टेरिटरी है। हमारी तरफ घुसने की कोशिश करी उसने डोकलम में, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया उस समय तो मैं भी इन्वॉल्व था उस ऑपरेशन की संचालन में एट द हायर लेवल, तो मुझे पता है कि उस समय क्या क्या चीजें हुई हैं। तो ऐसी हालत में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ख्याल नहीं रखती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की हम नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर किसी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, वो गलत बात है। इसलिए ऐसी चीज को यूनियन टेरिटरी बनाना मेरे हिसाब से पहला कदम होना चाहिए और तुरंत लागू होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, क्योंकि आज बीजेपी की है, कल किसकी हो क्या पता। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा तो ताक पे नहीं रहेगी। दैट इज पॉइंट नंबर। अब हम लोग एक बड़ी शक्ति के तौर पे उभर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने के अंदर एक ब्लिट्सक्रीग हुआ है। ब्लिट्सक्रीग जिसको बोलते हैं ना, जर्मन वर्ड है, कि सुपर फास्ट स्पीड से डिप्लोमेटिक मुहिम छेड़ी गई है भारत से। जयशंकर, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी, इन लोगों ने मिल करके पूरे विश्व में एक डिप्लोमेटिक जाल बिछाया है। फार ईस्ट एशिया ले लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, वेस्ट एशिया ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, या फिर साउथ अमेरिका ले लीजिए। ब्राजील से मुलाकात, ब्रिक्स में एंगेजमेंट, जापान से एंगेजमेंट, साउथ कोरिया में आरएम, वियतनाम में आरएम, हर जगह बड़ी बड़ी डील्स क्रैक हुई हैं। 100 बिलियन, 20 बिलियन, और फोकस कहाँ है? 3 चीजों पर है। टेक्नोलॉजी, वो भी हाई एंड टेक्नोलॉजी। अब आप सोचिए 8 एक्साफ्लॉप जो कंप्यूटर जो डील हुई है, ये कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि 1 सेकंड में ये क्विंटिलियन प्रोसेसिंग करते हैं। अगर किसी ह्यूमन आदमी को करना हो तो 4 साल लगेगा सिर्फ 1 सेकंड की प्रोसेसिंग करने में। इस तरह की डील यूएई से हुई है हमारी। एनर्जी की डील सभी को पता है, लेकिन ये जो चुपचाप जो हमने भारत ने एक ग्रैंड चेस मूव किया है, मैं इसको बोलता हूँ ये आनंद का चेस मूव है, ये ग्रैंड मास्टर्स चेस मूव है, जो कि पिछले 1.5 महीने के अंदर जो एक मिल करके ये मुहिम छेड़ी है,
वो जी। एक गेम चेंजर साबित होगी अगले कुछ दिनों में। ये क्यों किया जा रहा है? भाई थ्रेट है ना, जी। म्यांमार अनस्टेबल है, बांग्लादेश नई नई सरकार है, चाइना के उसमें आ सकती है, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ रही है। तो अब अमेरिका भी हमारे खिलाफ सोचता है कि यार ये कैसे बढ़े, इसको चाइना नहीं बनने देते। एक चाइना से तो जी। डील कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर इंडिया भी उस तरह से बन गया तब क्या होगा? तो एक और चीज देखी जा रही है कि ये जो बड़े पावर हैं, चाइना, यूएस और मैं हम्म। कहूंगा कुछ हद तक रशिया भी, ये शायद आपस में मिल रहे हैं हम्म। कि भाई ये छोटे छोटे जो पावर्स है ना, इनसे इनको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए हम लेट्स टुगेदर। अब आपको पता होगा परसों ही नरसों आई थिंक रशिया जी। के जो हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पुतिन जी। जी। उन्होंने, चाइना। पुतिन नहीं, क्लिन दिमित्रो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई अच्छा, हम ओके, यूएस, मुझे लगा पुतिन विजिट, चाइना विजिट की बात करें। जी, नहीं नहीं, प्लीज। उन्होंने स्टेटमेंट दी, हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमको अब यूएस के साथ सहयोग करना चाहिए। पुतिन चाइना में है और ये अंदर से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमको यूएस से, अब वो अपने मर्जी से तो दे नहीं सकते हैं। आपको पता है रशिया में क्या किस तरह का गवर्नेंस होता है। अगर जब तक पुतिन की उसमें हाँ नहीं होगी तब तो कोई मुंह नहीं खोल सकता। ठीक है, वही हाल चाइना में होता है। सो चाइना ने क्या किया, अमेरिका के साथ एक डील क्रैक कर ली है। कोई बोलते हैं रेयर अर्थ की डील भी क्रैक हो गई है पीछे बैकडोर में, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही, लेकिन एनवीडिया की डील तो क्रैक हो ही गई है। सो जी। कहने का तात्पर्य ये है कि बिग थ्री, मुझे लगता है कि टैक्टिकली, वैसे नहीं, टैक्टिकली हम्म। कुछ कुछ मुद्दों पर ये साथ आएंगे और जो मिडिल हम्म। पावर्स हैं उनको ऊपर बढ़ने से रोकेंगे। अभी मिडिल हम्म। पावर्स कौन है? जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आप ये लीजिए वेस्ट एशिया में यूएई, सऊदी अरेबिया, हम्म। ये हो गए। अफ्रीका में छोटी छोटी जो इजिप्ट वगैरह है ये है। आप जाइए लैटिन अमेरिका में ब्राजील है, यूरोप में जितने इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। हमने क्या किया कि भाई अगर ये हम लोगों को इस तरह से दबाने की कोशिश की जाएगी फ्यूचर में, हो सकता है ना भी दबाएं, बट ये एक असेसमेंट की है हमने कि भाई हमको अब साथ मिलना पड़ेगा इनके इनके जो हो रहे हैं ना कि भाई हम तो ग्लोबल पुलिसमैन हैं, हम अपना अपना हम्म। इलाका बांट लेंगे और बाकियों को अपने हाल छोड़ देंगे। वही किया इन्होंने, ईरान ईरान से निकल गए, अब कहाँ जा रहे हैं? क्यूबा में जा रहे हैं जी। अब क्यूबा को छेड़ेंगे। असली पता तब चलेगा अगर रशिया क्यूबा की मदद नहीं करता है। अगर रशिया ने क्यूबा की मदद नहीं की तो मैं ये बोल रहा हूँ जो G3 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपके जी। सामने, आपके मुंह पर देख रहा होगा। और ऐसी हालत में जो भारत ने एडवांस में 1.5 महीना पहले से जो ये कार्रवाई शुरू करी है आपस में कोऑपरेशन की, एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि बांग्लादेश में यूएस का भी उतना ही इंटरवेंशन चल रहा है जितना चाइना का बिल्कुल चल सर। रहा है। और ये कोऑपरेटिव चल रहा है, कोऑपरेटिव चल रहा है, यानी कि तुम भी करो मैं भी करूं। तुम तो बन गए, अब और दूसरा हमारा कोई कंपटीटर नहीं होना चाहिए। तो वही है तो ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनता है, तो तो वही 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 बात सारी आ जाती है। और जी। इसके लिए मोहरा मोहरा कौन है? पाकिस्तान का आईएसआई, एक मुल्ला मुनीर, और दूसरे ये जो जमाते इस्लाम और नेशनल क्षत्रिय पार्टी। अब इसी की वजह से इंडिया में सोशल मीडिया का सहारा लेकर के लोग हमारे जेनजी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकरोच क्या वो आजकल चल रहा कॉकरोच है ना, जनता पार्टी। कॉकरोच सच्ची जनता सर, वो पार्टी। टीवी डिबेट्स भी हो रही है। अब मतलब मैं बिल्कुल। इनफैक्ट कल एक टीवी चैनल पे थी, इसी पे डिबेट। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया को अब डबल ट्रिपल सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक तो जी। एक्सटर्नल, हम्म। दूसरी इंटरनल, ताकि उनकी जो फॉल्ट लाइंस, हमारी जो फॉल्ट लाइंस है हम्म। वो दूसरे लोग इस्तेमाल ना कर पाए या उसको लेवरेज ना कर पाए। और खास तौर से इस पूरे भारत के सराउंडिंग इलाके में अगर आप देखें तो दो ही इलाके ऐसे हैं जो कि इस समय हमारे अंदर हलचल मचा सकते हैं। एक तो जी। बांग्लादेश का जो इलाका है और एक पाकिस्तान का इलाका है, और दोनों के मुद्दे सेम है। हम्म। गंगा वाटर ट्रीटी अभी भी खत्म हो गई है। पानी का उधर मसला वहां, इंडस पानी इंडस वाटर पानी का ट्रीटी। मसला वहां है और वहां है। तीस्ता का पानी के ऊपर मसला चल रहा है वो चाइना के साथ।
हम्म, बांग्लादेश हॉबनॉबिंग कर रहा है, नेपाल को छेड़ रहा है, वलेंसा जो बना है हमारा, जी नया नेपाल का जी। प्राइम मिनिस्टर है, उसको उन्होंने एंटी इंडिया मोड में डाल दिया है। सो इस समय जो हमारे बॉर्डर पे जो खतरे चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जी इनको सर। एक तरह से ओवरऑल जोड़ के देखेंगे तो दिस इज़ एज़ गुड एज़ अ नेशनल इमरजेंसी। इतना यस सर। ज़्यादा इतना ज़्यादा खतरा है हमको। सर मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि ऑफ कोर्स ये तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश के जो अंदर के बदलते सियासी हालात है उसका तो भारत की सिक्योरिटी पर असर पड़ता हुआ नजर ही आ रहा है। लेकिन सर क्या जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो भारत के लिए वेस्टर्न बॉर्डर जितना सेंसिटिव होता जा रहा है, जिस तरह की हम डेवलपमेंट और जितना जो हम पुश देख रहे हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे, नॉट ओनली मतलब भारत और बांग्लादेश बल्कि पूरे ही अगर हम ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें। तो इसमें तो कोई शक नहीं है जो आपने बोला है कि ईस्टर्न बॉर्डर भी उतना ही सेंसिटिव होता जा रहा है और इसमें मैं एक्सटर्नल प्लेयर्स का हाथ ज़्यादा देख रहा हूँ, इंटरनल प्लेयर्स का हाथ कम देख रहा हूँ। इंटरनल प्लेयर्स में हमारी एक इंटरनल हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो तो थी, अब उसमें थोड़ी-सी एटलीस्ट कमी आएगी, थोड़ा-सा डिक्लाइन होगा। लेकिन जो जी बॉर्डर पॉपुलेशन है, इसीलिए हम इमिग्रेशन के ऊपर पुश डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो बॉर्डर पॉपुलेशन है, अगर दोनों तरफ सिमिलर पॉपुलेशन होगी, तो जैसे ही लोग उधर से इमिग्रेट करके हमारी तरफ आएँगे, वो तुरंत छुप जाएँगे। सब एक एग्जैक्टली सर, जैसे उधर जमात है और इधर टीएमसी सपोर्टर है, तो मतलब वो पूरा एक ही है। सिर्फ अब सु फर्क ये है कि अब भारत और उसका। अगर आप जो सीट्स जी। जिस तरह से जीती गई हैं, यस सर। उसको अगर आप मिलाएँगे, तो बिल्कुल दैट इज़ द काइंड ऑफ फीचर और मुझे ये लगता है ये पहले से प्लान्ड थी। जी बांग्लादेश में सर। भी अगर आप देखा जाए तो सारी की सारी सीटें इधर थी, लोगों ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। सॉरी अपनी कौन थी शेख हसीना की जो पार्टी थी जी अ, आवामी लीग। अवामी लीग, उसके तो कोई कैंडिडेट खड़े ही नहीं हुए, तो वहाँ जीतने का किसी और का सवाल ही नहीं था। ये लोग जीते और छात्र पार्टी जो थी वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। तो इस समय वेरी हार्डकोर एलिमेंट्स कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग इंडिया as far as terrorism is concerned, as far as इंटरनल प्रोटेस्ट करना शुरू कर दीजिए, मान लीजिए ये लार्ज नंबर में आते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं अपनी राइट्स के लिए। अभी कुछ दिन पहले बोला कि एक उनका टीएमसी नहीं है तो कम्युनिस्ट था, कोई जी लीडर था, बोलता है कि अगर वो पहले से सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ये उनकी बेसिक राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अरे भाई कहाँ लिखा है कि ये बेसिक राइट्स का? आपको एयरपोर्ट पर भी देखेंगे अगर आप भारत में सर पहले तो एयरपोर्ट इन लोगों को संविधान की क्लास लगवानी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, आप देखिए एयरपोर्ट पर भी जो हम लोग हमारे किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, प्रेयर रूम बने हुए हैं वहाँ पे। यस सर। आप जाइए अंदर बैठ के प्रेयर रूम तो छोड़िए सिगरेट रूम भी बनाए हुए हैं हमने यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो एक क्या बोलते हैं जो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते उनके लिए भी कमरे बनवा दिए हैं। ये तो ये तो प्रेयर रूम की बात कर रहे हैं। सो हर जी एयरपोर्ट पे इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अब बिल्कुल सड़क पे तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं बना सकते, लेकिन बिल्कुल। सड़क पर वो हाईवे पे होटल्स हैं, हाईवे पे ढाबे हैं, हाईवे पे पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ आप तो रुकिए, अपना नमाज़ पढ़िए और चल दीजिए। उसमें कौन किसको रोकेगा? कोई नहीं रोकता है। अगर सर ट्रेन में इनफैक्ट सर हाईवे पे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे भी प्रेयर रूम बना हुआ होता है। जैसे हम लोग बिल्कुल, अपने यहाँ से दिल्ली से हर जगह अहमदाबाद पे जाते हैं तो वहां पे बने हुए हैं, तो आपको इतना ही सड़क पे ही क्यों पड़नी है। आप देखिए ट्रेन में लोग कर लेते हैं, कोई रोकता थोड़ा है। भारत एक एक ऐसा देश है जो कि टॉलरेंस लेवल में सबसे हाई है। नहीं तो बट आप सर पता है, एक बात मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो सर, कि हुँ, चलती हुई क्योंकि नमाज जो होती है वो किबला रुख होती है, आप चलती ट्रेन है, चलती बस है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपकी नमाज नहीं होगी। और वैसे भी सफर में नमाज नहीं होती, आप खसर होती है, आप अपनी जगह पे अपने घर पे हैं तभी नमाज पढ़ सकते हैं। आप ऐसे ही कहीं अगर दिन के दिन पहुंच जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब आपको रोजा या उसकी बात होती है। अदरवाइज नमाज आपकी खसरे, आप अपनी जगह पे पढ़ी जाके, ये नहीं रास्ते आप वास्ते का एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें इस्लामिक आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। नहीं, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं अमेरिका में था कुछ दिनों 1 डेढ़ साल तक मैं जी अमेरिका में था। तो वहाँ पे जी। मेरे कुछ एक मित्र थे जो कि इस्लामिक धर्म फ़ॉलो करते थे। तो हम्म उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि अब पता नहीं वो एज़ पर दी रिचुअल सही है या नहीं है, क्योंकि वो हम्म अमेरिका में थे तो शायद वो थोड़ा लिबरलाइज़ हो गए हों, वो मुझे नहीं पता।
बट वो बोलते थे कि अगर मैं मान लीजिए आज किसी कारणवश विथ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर मैं आज अगर नमाज नहीं पढ़ पाया जो ईद जो रोजा वाले पीरियड में, हम्म, तो मैं एक दिन और फालतू रोजा करता हूँ और उसके बाद अपना वो जो 30 दिन का है कोटा वो पूरा करता हूँ। तो अब आई जी डोंट नो सर। वेदर नहीं नहीं, इट इज इट्स ट्रू। अगर सपोज जैसे सब पे रोजे रखना फर्ज होता है, अगर मैं 30 रोजे रख पा रही, 30 में से 5 नहीं रख पा रही हूँ, और महिलाओं को सर और भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो बाद में रख सकती हैं, और ये बीमार है, किसी को परेशानी है या कोई अर्जेंट किसी को काम है तो बाद में भी वो लोग रोजा रख सकते हैं, या उसके बदले में आप कुछ गरीबों को खाने उसका होता है कि आप उसके बदले का आप कुछ वो दे दें, खसारा देते हैं, अब वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो ये सर, ये एक पॉलिटिसाइजेशन है और कुछ नहीं, जिद है ये सर, और ये जिद सिर्फ भारत में चलती है। और कौन से इस्लामिक देश में सर, यू आर अ वेल ट्रेवल्ड पर्सन, आपने किसी इस्लामिक देश में आपने देखा सड़कों पे नमाज पढ़ते हुए किसी को? मैं नहीं देखा। मैं अबू धाबी एग्जैक्टली में exactly. तो दिस इज अबू नॉट धाबी पार्ट ऑफ में इस्लाम। करेक्ट अभी तो अबू धाबी में काफी देर रुका था मैं। तो और फ्राइडे का दिन ही था। सो वहां तो कोई भी नहीं था, मतलब सुनसान थी सड़कें इनफैक्ट। मैं बोलूँ बंदे भी नहीं थे कोई, सब लोग अपने घर में। हाँ हो सकता है बिकॉज ऑफ द गर्मी वहां पे ना सुबह और नहीं नहीं शाम को। सर, इट्स नॉट गर्मी है वहां पे, सब पूरे इस्लामिक सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं। भारत में अपना ही एक पॉलिटिकल इस्लाम बना हुआ है, जो मतलब इस्लामिक गाइडलाइंस है उनके हिसाब से थोड़ी ना। वहां तो अगर अजान होती है सब अपना, अगर लाखों करोड़ का माल भी वो छोड़ के, दुकानें छोड़ के सब ऐसे ही चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ना कोई चुराता है और ना कोई सड़क पे भीड़ लगाता है। तो आई मीन आप दैट्स व्हाट आई एम मस्जिद में सेइंग। जगह नहीं है तो आप अपने घर पे नमाज पढ़िए, सड़क पे नमाज पढ़ने का तो आपको अधिकार ही नहीं है, आप किसी को परेशान करके नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। सो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं हमारे देश में, वो हमारे खतरे को दुगना तिगना बना देते हैं। वो मैं हमेशा बोलता हूँ, घर का भेदी लंका ढाए। लंका ढाए। तो ये लोग जो इंटरनली क्रिएशन करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी और पता नहीं क्या-क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इनके अंदर ये दिमाग में आइडियाज़ कैसे आते हैं? कहाँ से ये इस तरह के आइडियाज़ आ जाते हैं? इतने अच्छा शांति आपको प्रिय पता है देश के सही है, सोरोस टूल किट और सारी टूल किट वापस से वही है ना, इच्छाधारी नाग की तरह एक और रूप लेके आ जाती हैं, तो क्या नथिंग तो न्यू। इतने शांति प्रिय देश में मैं बहुत जगह घूमा हूँ। मतलब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ होता नहीं जितना बाहर दिखाया जाता है। तो यस। सो वी आर आई थिंक आवरसेल्व्स अंडरमाइनिंग। हम लोग अब आप देखिए वो कौन-सी औरत थी, हेलिंग हेलिंग उसका नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता, हाइलिंग, और जिसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था नॉर्वे में, जी वो जी जो जी जी जर्नलिस्ट थी जो, जी उसके जी ना जी जी। इवेंट के पहले उसके 400 या 500 फॉलोअर हुआ करते थे। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उसके 75,000 फॉलोअर हो गए। सो अब लोगों को गेम नहीं समझ में आता ये लोग क्यों करते हैं। दे डू इट जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी। वो सोचते हैं कि ठीक है भाई, इसी बहाने हमारा यूट्यूब पे प्रेजेंस बढ़ जाएगी या ट्विटर पे प्रेजेंस बढ़ जाएगी, आई विल बिकम अ मनी अर्नर, व्हाटएवर बी द केस। आई थिंक वी हैव टू क्लियरली सी थ्रू इस तरह के गेम्स, और हम्म, इस तरह के गेम्स को हमें हमें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं खाली छोड़ना है। हमको यस। हर लेवल पे जहाँ-जहाँ जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट। मैं बात करता हूँ, कई जहाँ भी जाता हूँ, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। मैं बड़ा बोल्डली भी बोलता हूँ, अगर किसी ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ मैं तकरीबन रोज़ ही आज भी जाना था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया इबोला की वजह से, तो हम ट्रैक 2 में जा रहे थे उस। तो हम लोग बोलते हैं इसके इस चीज़ के बारे में कि जी जी। ये मोस्टली एक तरह से आप समझ लीजिए एक गेम चला रहे हैं लोग। एक अंडरमाइन करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए कई बार कुछ चीज़ें होती हैं गलत। देखिए ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हुए हैं और सब कुछ सही कर रहे हैं। चाहे वो रूलिंग में हो, चाहे वो अपोज़िशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही कुछ ना हो, चाहे आर्मी क्यों ना हो, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। अगर आप बोलें कि सारी पुलिस अच्छी है, तो वो भी एक गलत। जहाँ आदमी है, वहाँ गलतियाँ होंगी। इसका तो आप मान के चलिए। और अगर कोई बोलता है कि मैं एकदम बिल्कुल सही हूँ, तो वो आप समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है खुद से भी और दुनिया से भी। वो हमारे जी। एक फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, वो हम्म, उनकी एक फेमस कहावत थी कि अगर कोई सिपाही ये बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता है,
तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। तो तो ये उनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है। जी। इंग्लिश में बोला था उन्होंने, लेकिन मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो जी। इसी वजह से अगर कोई ये बोले भारत में कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो वो सरासर गलत जवाब दे रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि सही बोलने वाला सिर्फ एक है, वो है भगवान, जो ऊपर ऊपर है, जो हम जिसको देख नहीं सकते हैं। बड़े-बड़े लोग, सबने जी। गलतियाँ की। चाहे आप किसी में एक आदमी का नाम नहीं लेके बताऊँगा, सभी लोगों ने गलतियाँ की हैं। बिल्कुल, आप इंसान से गलतियां होती हैं। एक पुराना कहावत भी है ना, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू बस। एयर इज़ ह्यूमन। इट इज़ ओनली दैट इंटेंशन बिहाइंड दैट एरर। अगर आप जानबूझ के उस गलती को कर रहे हैं, तो आप गलत हैं बुरी तरह से। लेकिन अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है, तो उसको एक मौका देना बनता है। बिल्कुल सो सही। आई से दैट खतरा तो बहुत ज़्यादा है। खतरे के लिए जी। एक्शन भी लिए जा रहे हैं, और क्योंकि नाउ देयर इज़ अ सिमिलैरिटी ऑफ गवर्नमेंट, होपफुली वी शुड बी एबल टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। बट इमिग्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी अभी, क्योंकि इसमें इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन बिल्कुल सही सही। है, किसका आधार कार्ड ठीक है, डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, स्ट्रीट प्रोटेस्ट होंगे, ये मुझे लगता है ऐसा। तो इसीलिए सब लोग इतनी प्रायोरिटी पे ये काम कर रहे हैं कि इससे पहले कि लोग दोबारा कुछ नए प्लान बनाना शुरू करें, हम्म। सीएए और एनआरसी जैसा, ये सब कार्रवाई हो जाए तो अच्छा है। जी। बिल्कुल सर, क्योंकि 4.5 से 5.5-6 करोड़ के आसपास जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो भारत के अंदर घुसपैठी हैं, और वो भारत के अलग अलग राज्यों में बॉर्डर जो वो है हमारे स्टेट्स उसके अंदर हैं, प्लस कई सारे अहम जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, तो उनको बड़ी स्ट्रेटेजिकली उनको प्लांट किया गया है इस देश के अंदर। तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ऐसे में जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ऑफकोर्स वो खतरा भी उतना ही बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।